अभी भी 1 या 2 ब्रांच है। बस रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है तो फिर आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे। और अभी ये आवाज़ बंद होगी तो सारे के सारे रिप्लाई करोगे। हेलो हेलो। ठीक है बॉस, अभी तो मैं रिप्लाई मांग रहा हूँ, फिर जब आप रिप्लाई मांगोगे तो फिर हम नहीं देंगे, क्या करोगे? रिप्लाई सभी ब्रांचेस को करना पड़ता है। हेलो। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल किस चीज़ की क्लैपिंग कर रहे हो? अच्छा, राहुल गांधी की। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इससे एक बात समझो कि विचार निकल के दूर तक जाते हैं, ये सच बात है। एक विचार विचार नहीं रहता। जैसे राहुल गांधी की पोजीशन बेशक उतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन ये मान के चलना कि अगर आपका ओपोनेंट कुछ पोस्ट करता है तो आपकी नज़र उस पर रहती है। तो ये नज़र कहीं ना कहीं बड़े लोगों से मतलब जो सत्ता में बैठे हैं उनके कानों तक अगर ये बात जाती है कि भाई लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर हो सकता है कहीं उनके मन में आए कि नहीं, जनता को थोड़ा सा काम करके दिखाना चाहिए। जैसे विचार ना हमेशा घूमते रहते हैं, उनको लेट मिली है वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हम ये नहीं सोचते कि इससे एकदम बदलाव आएगा, पर सत्ताधारी दल के कानों तक ये बात ऊपर तक ज़रूर गई होगी। क्योंकि दो जब लोग होते हैं ना, भाई आज के टाइम आपके देश में बेशक विपक्षी नहीं है,
लेकिन बड़ा जो कंपटीशन तो नहीं, लेकिन फिर भी सामने दिखता है कि दूसरा बड़ा दल तो वही दिखते हैं और कोई है ही नहीं। तो ये जो पहले नंबर पर बैठे हैं ये दूसरे पे नज़र ज़रूर रखते होंगे, हर कोई रखता है कि भाई वो क्या कर रहा है। तो ये मान के चलें कि ये ज़रूर बड़े बड़े लोगों तक भी पहुंच गई होगी और उनके कानों में ये बात जाएगी कि जनता विरोधी है, मतलब जनता चाहती है कि करें आप प्राइवेटाइजेशन, लेकिन लिमिट में करें, कम से कम गरीब आदमी की रोटी चलती रहे, इस तरह की चीज़ें उसके काबिल बनाए रखें, हर चीज़ को प्राइवेटाइज ना करें। 20-30 साल बाद जब समाज सुधर जाए, चीज़ें एक लेवल पे आ जाए, तब कर दें प्राइवेटाइजेशन। देखो एक चीज़ मान के चलो कि प्राइवेट जो चीज़ें हैं ना ये महंगी होती हैं हमेशा, गलती उनकी नहीं है। कोई भी, चाहे तुम ही काम धंधा करके देखो, हर कोई प्रॉफिट ही कमाना चाहता है, चाहे वो कितना ही छोटे लेवल पे काम करे या बड़े लेवल पे। सरकार की जिम्मेदारी उनके प्रति है जो गरीब हैं ज़्यादा। आप एवरेज परिवार, जैसे कोई मुझसे पूछे भाई आपकी बेटी आपका बेटा कहाँ पढ़ते हैं, भाई हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे चिंता अपनी नहीं है, लेकिन चिंता उन लोगों की करनी पड़ेगी, हम सबको मिलके, जो सच में बहुत गरीब है और जिनमें से एक अंबेडकर जैसे लोग भी निकले थे। अगर पढ़ाई बहुत महंगी होगी, उनकी बराबरी तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये है ना कि कहीं ना कोई छुटपुट नौकरियों पे आके अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी पीढ़ियों को बदल तो सकता ही है। तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि गरीब आदमी की रोजी रोटी चलती रहे और उसको साधन मिलते रहें। ये सरकार के बिहाफ पर हम भी चाहते हैं और मेरे ख्याल सदा से जब से सरकारें होंगी, हर इंसान ने, पढ़े लिखे समझदार ने चाहा होगा कि एक जो इस तरह का तबका है जो ज़्यादा गरीब है, उसके प्रति भी सरकार अपनी नीतियों को कम से कम इतनी रखे कि उनकी गुजर बसर चल जाए और उनकी पीढ़ी अगर पढ़ना लिखना चाहे तो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए। ऐसे स्कूल, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम उन्हें दे दे। आज के अखबार की हेडलाइन थी, आज मैं देख रही थी कि 1.5 महीने से बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं सरकारी अस्पताल के जो मरीज़ आते हैं। जैसे ये गलत लगता है। टैक्स के पैसे का कम से कम गरीब आदमी के लिए इतना इस्तेमाल तो कर ही देना चाहिए कि उसको दवाई और ये स्वास्थ्य, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें मिल जाएं। चलो पढ़ेंगे आगे। कल हमने कहाँ तक पहुँचा दिया था टॉपिक को? अच्छा, योजनाएं, सरकार की हम योजनाओं की बात कर रहे थे ना। हमने बात की थी योजना सरकार कई लेवल पे चलाती है, औरतों के लिए, किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए। अब तो विधुर पेंशन भी चल पड़ी, आपका राज्य पहला राज्य बन गया। और जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं, स्वास्थ्य के लिए या एक सोशल सिक्योरिटी के लिए, भाई सोशल जो है इसमें इंसान फील करे कि मैं सेफ हूँ, ऐसी योजनाएं। कुछ योजनाएं महिलाओं से जुड़ी होंगी, इसी में किशोरी मतलब जिन बच्चियों की उम्र 11 से 18, फिर 18 के बाद तो आप उनको महिलाओं की तरह वो सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था विधवा पेंशन है, तो वो 18 से कम वाली लड़की के लिए नहीं है, वो 18 से फिर आगे तक के लिए। सोशल सिक्योरिटी में जैसे बुजुर्ग लोग आ गए, गरीब लोगों की बेटियों की शादी में कन्यादान देना पड़े या उनको घर बनवाना है, उसकी मरम्मत करानी है, इन सब के लिए पैसे चलते हैं, सरकार देती है। इसके अलावा जैसे बाल और बालिका, SC/ST पढ़ा था ना हमने, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति थी, स्कॉलरशिप थी, नीट के लिए, बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए। और अब अगर देख रहे हैं तो पुरुषों के लिए भी हमने पढ़ लिया था कि विधुर पेंशन योजना, या कोई ऐसा आदमी जिसके घर में बेटा नहीं है, जिसकी सिर्फ बेटी हैं। 2006 को हरियाणा ने बालिका वर्ष के रूप में मनाया। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि बालिका वर्ष तो आप मना रहे हो, पर बेटे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में हम खाएंगे कहाँ से? तब सरकार ने कहा कि आप चिंता ना करें, जिनके घर में बेटा नहीं है उन लोगों को, भाई 45 तक तो कमा के खा सकता है ना आदमी, भगवान ने शरीर ठीक दिया, 45 से 60 साल तक उन लोगों को एक स्पेशल तरह की पेंशन दी जाएगी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता। तो यानी जिसके घर में सिर्फ बेटी है, या तो एक बेटी है या 2 बेटी हैं और उसके बच्चे नहीं हैं, बेटा नहीं है उसके घर में, तो ऐसे माँ बाप को बालिका वर्ष वाले साल में कि आप चिंता ना करें, आप 45 साल तक तो कमा के खा लो, 45 से 60 हम पेंशन देंगे, फिर 60 से ऊपर आप जाएंगे तो आपको बुजुर्ग की पेंशन मिलनी है। इस तरह से बढ़ावा दिया गया ताकि लोग बेटी के जन्म को भी पॉजिटिव तरीके से देखें। पर दिक्कत यहाँ ये आती है कि ये पेंशन मिलती है 1800, 2000, 800, 1000, 1200, इतने में काम तो नहीं चलता ना, घर परिवार चल तो नहीं पाता। फिर भी अब सरकार भी क्या करे, अब 10-10 हज़ार बांटने लगेगी तो सारा खर्च भी हमारे ही ऊपर आएगा, उतना वहन करना मुश्किल है। फिर भी सरकार ने अपने बिहाफ पे ये कर दिया। इसके ही साथ साथ एक प्रोजेक्ट आया था 2005 में जिसका नाम था लाडली योजना। पहली चीज़ तो ये बेटियों के लिए होगा, नाम से दिख गया। लाडली योजना का टारगेट था कि जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई ना, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है
और इस कंट्रोल को किसी के घर में अगर पहली बेटी हो जाती है और वो सोचता है कि ठीक है एक बेटी बहुत है, इसी को पढ़ा लिखा के काबिल बना दूंगा, उसके घर में आगे न बेटी न बेटा, तो ऐसे लोगों की बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, या मान लीजिए किसी ने सेकंड में भी किसी की बेटी ही है, 2 बेटियां, तो इन बेटी के जन्म को लोग आगे प्रोत्साहित होते रहें, इनके ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया गया था दूसरी बेटी के जन्म पर लाडली योजना, कि जैसे ही आपकी बेटी का जन्म होगा हम 5,000 रुपए, दूसरी बेटी पर है बेटे पर नहीं है, 5,000 रुपए आपको मिलेंगे और फिर ये 5 साल तक मिलेंगे। कितने हजार हो गए? 25,000। और इसके बाद मतलब ये आपके जमा होते रहेंगे सरकार के बिहाफ पे। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी और उसको मान लीजिए पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा चाहिए, तो आप हमसे ये पैसा ले लेना, फिर ये 25,000 जमा होके कुछ और एक्स्ट्रा मिला के, जैसे इस पे टैक्स ये होगा ना अपना इंटरेस्ट, और फिर इसको दे देंगे। तो जिसके घर में एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, दूसरी बेटी के जन्म के बाद वो इसका हकदार बन जाता है लाडली योजना। अगर किसी के मान लीजिए एक ही बेटी है, तो उसने भी तो बहुत बड़ा एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल में सहयोग किया। ऐसे लोगों के लिए भी पर मंथ में एक प्रोत्साहन राशि रखी गई है कि भाई आपको इतने रुपए हम देंगे, क्योंकि आपने जनसंख्या नियंत्रण में बेटी होने के बावजूद भी एक रोल प्ले किया और आपके घर में बेटे की चाहत में ऐसा नहीं कि 4-6 लड़कियां आपके घर में आ गई हैं, तो ये पहली बेटी हो तो प्रोत्साहन राशि कर दी, और अगर आपकी दूसरी भी बेटी है तो कौन सी योजना? आप लाडली के हकदार हैं। दोनों समझ में आ गई है? लाडली, फिर वही क्वेश्चन कि भाई माँ बाप क्या करेंगे बुढ़ापे में, तो उसके लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेंशन, जिसमें कितने साल के बाद पिताजी को? 45 से 60, और 60 के बाद फिर वो बुजुर्ग में आ ही जाएगा। आ गया समझ में? ये 2 इम्पॉर्टेंट प्लान और सुनो जो सरकार की अच्छी योजना है। एक का नाम था देवी रूपक और एक थी देवी रक्षक। देवी रूपक और देवी रक्षक दोनों जुड़ी हुई हैं। ये देवी रूपक तो मेनली भाई कोई कमाने वाला है या इस तरह का है, तो उसकी डेथ हो जाए तो वो देवी रक्षक है शायद वो, जिसमें अगर घर में कोई कमाऊ आदमी है और वो एक्सपायर हो जाए, जिनकी इनकम साल की बहुत कम हो, दूसरा कोई साधन ना हो, अगर कमाने वाला आदमी एक्सपायर हो जाए तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए परिवार को सहायता राशि सरकार देगी। और मान लीजिए वो आदमी जिंदा है लेकिन उसकी बॉडी के 2 इम्पॉर्टेंट अंग खराब हो गए, भाई हाथ कट गया, पैर कट गया, तो कमाने का साधन खत्म हो गया ना, ऐसे आदमी को सरकार 50,000 रुपए, एक मुश्त राशि है, एक बार पकड़ाएगी बस, ऐसे नहीं जिंदगी भर 50,000 रुपए दे देंगे। अगर किसी के शरीर का एक अंग परमानेंटली खराब हो गया, हाथ कट गया, तो इसको 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड ही तो है। तो सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। देवी रूपक में भी इसी तरह का था कि भाई बेटियों के जन्म को बढ़ावा दिया जाए, और जो ये मेल फीमेल का जेंडर बहुत ज़्यादा चेंज है, ये डिफरेंस है हरियाणा में, इसको कम किया जाए। इसके अलावा सरकार ने ढेरों प्रोजेक्ट छुटपुट चलाए हैं, जिनमें आप कल एससी पढ़ रहे थे। एससी के शादी ब्याह को प्रमोट करने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने बिहाफ पर एक योजना चलाई और कहा इंटरकास्ट मैरिज प्लान, जिसमें अंतर जातीय विवाह योजना, जिसमें सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहा अगर कोई एससी लड़की है और वो कोई सवर्ण लड़के से शादी करती है, या कोई लड़का सवर्ण है और वो एससी लड़की से शादी करता है, यानी एक सवर्ण जाति का होगा कोई भी लड़का या लड़की, एक एससी हो, ऐसी योजना को सरकार ने कहा हम प्रमोट करेंगे। एक कोई सा एससी होगा तो इनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे एक बार में। अब बहुत लोग चालाक होते हैं, शादी करके 2.5 लाख लेके आधे तेरे आधे मेरे अलग हो जाएंगे, तो सरकार ने कहा भाई कम से कम 3 साल की शादी के बाद मिलेंगे ये, ऐसा नहीं आज शादी करके आए कल अलग हो गए। ये शादी आपको शादी करने के कितने साल बाद आपको प्रमाण पत्र जमा कराना होगा कि आप साथ रहते हैं, और तब 3 साल बाद आपको ये रुपए मिलेंगे। पहले जब स्टार्ट किया गया तो ये 50,000 से था, फिर 1 लाख। अब आज के टाइम में 1 लाख कुछ माने नहीं जाते, तो कितने लाख पर प्रेजेंट में चल रहा है? 2.5 लाख पर। ये हरियाणा में जो ये रिलीजन और कास्ट, मेन तो कास्ट है, रिलीजन नहीं, कास्ट का जो सिस्टम है ना, इसको खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार की पहल है ये। पर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती सरकार। अगर वो खुल के कहेंगे, लोग कहेंगे आप तो विरोधी हैं, आप तो सवर्णों के विरोधी हैं, तो इसलिए सरकार इसको दबा चला के भाई चल रही है। हाँ, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि एससी में अगर एक भी लड़के लड़की में एससी में शादी की जाए और दूसरा सवर्ण हो, तो ये एक मुश्त राशि एक साथ 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। शादी के कितने साल बाद? 3 साल बाद। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर नई चीज़ों को मैं बता दूंगी। क्या पेज था हमारा?
229, ठीक है। चलो पेज 229 पर, हाँ हम लाडली तक पहुंचे थे ना शायद, सबला पढ़ा था। देखो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पहले लाडली पढ़ लो, पहले लाडली आई फिर सुरक्षा की बात आएगी, इसके नीचे लाडली है, इंपॉर्टेंट है लाडली। सरकारी स्कूलों में तो इस पर इतना काम करना पड़ता है, इसके फॉर्म भरते हैं पेरेंट्स से, फिर मंगवाने पड़ते हैं कागज, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं। पढ़ना, लाडली योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2005 को, 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन, बेटियों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। पूछ लेंगे किस डिपार्टमेंट के अंडर पैसा आता है, तो कौन देता है? महिला और बाल विकास। इस योजना का उद्देश्य टिक कर लो, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और घटते लिंगानुपात को रोकना है। भाई मेल फीमेल का जो ये बहुत 1000 पे 879 था, ये भी घट जाए और जनसंख्या भी ना बढ़े। अब जैसे इसको घटाने के चक्कर में कोई 10-10 बेटियां पैदा कर लेगा तो भी तो गलत है ना। तो ये करना है कि जनसंख्या भी ना बढ़े लेकिन बेटियां बढ़ जाएं। तो 1 बेटी पे 2 बेटी पे प्रोजेक्ट है ये। आगे पढ़ो, ये योजना विशेष रूप से उन माता पिता के लिए शुरू की गई जिनकी संतानें 2 बेटियां हैं। टिक कर लो, ये 2 लड़कियां। पहली पे प्रोत्साहन राशि मिलती है और दूसरी पर लाडली के वो 5-5 हज़ार के 5 साल वाला। नेक्स्ट पढ़ना, इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिन परिवारों में दूसरी कन्या का जन्म 20 अगस्त 2005 को या इसके बाद हुआ है। अब पुराने उठ के आ गए तो फिर तो पैसे कहाँ से देंगे? तो जिस साल ये लॉन्च की उसी साल कह दिया, 15 अगस्त को लॉन्च की थी ना ये, तो 20 अगस्त को कह दिया आपके बाद जितनी बेटियां होंगी उनके पेरेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। कितनी बेटियों के बाद? 2। लड़का नहीं होना चाहिए, फिर अगर लड़का है घर में तो नहीं माना जाएगा। पहला बेटा 1 बेटी है तो भी नहीं, दोनों बेटियां होनी चाहिए। और तीसरा बच्चा ना हो घर में, फिर 2 बेटियों के बाद मिलेगा बस ये। 3 लड़कियां तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तुमने जनसंख्या तो बढ़ाई दी ना भाई, 3 बेटियों पे जनसंख्या तो इजाफा किया। आगे पढ़ो, इस योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 सालों तक प्रत्येक वर्ष कितने हजार रुपए? 5000। तो कितने हो गए ये? 25,000 रुपए हो गए। अच्छी रकम है भाई, ना से तो कुछ बढ़िया ही है। अब ऊपर देखो, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ये किसको सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं? जिसके घर में सिर्फ 2 बेटियां। भाई वो कह रहा है कि बेटा नहीं मेरे पास। पढ़ो, ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, उनके मन से आर्थिक असुरक्षा, आर्थिक असुरक्षा मतलब भाई बुढ़ापे में खाएंगे कमाएंगे कहाँ से। आज मैं अखबार पढ़ रही थी, अखबार में एक न्यूज़ थी, बड़ा दुख हुआ उसको पढ़ के। गुड़ मंडी सोनीपत की न्यूज़ थी। 85 साल का, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक आदमी मर गया। उस 2 ही मतलब हस्बैंड वाइफ थे, पत्नी उसकी 65 के आसपास थी और उनका एक जवान बेटा था जिसकी मौत हो गई 9 साल पहले। उसकी जो उसके लड़के मतलब इनकी जो बहू थी वो अपनी बेटी को लेके अलग हो गई। हो सकता है कहा सुनी हो, पता नहीं ना हमें कि क्या बात रही हो, वो अलग हो गई। अब ये दोनों बुजुर्ग हैं, इस औरत की हिप बोन टूट गई तो उठने में असमर्थ हो गई। अब ये 85 साल का आदमी इसकी केयर करता और सोचो खाना बनाना सब काम करने पड़ते। एक दिन ये 85 साल वाला मर गया। अब उस औरत के बस की इतना नहीं है कि वो चारपाई से खड़ी हो जाए, क्योंकि उसका तो पूरा ये यहाँ से कमर के नीचे से सिस्टम जो पूरा है ना, ये पैर ये काम ही नहीं करता। वो खड़ी नहीं हो सकती अपनी जगह से, बैठ भी नहीं सकती। वो आदमी मर गया बेड पे ही और उसकी लाश जो है 8 दिन तक सड़ती रही। इस औरत के पास कोई सोर्स नहीं, किसको बताए कैसे बताए। 8-10 दिन बाद जब बदबू फैली ना आसपास, तब लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर से बंद था वो, क्योंकि वो बुजुर्ग जब मरा होगा तो रात में वो सो के दरवाजा बंद करके सोया होगा ना। और तोड़ा तो उसकी लाश जो थी ना वो गल और सड़ गई थी। और उसका जो जब शरीर सड़ जाता है ना, अगर उसको ढंग से डिकम्पोज जैसे ना किया जाए तो उसका मांस निकल के मुंह से नीचे गिर गया था। तुम ये देखो कैसी भयानक स्थिति में वो औरत जिंदा थी। उसको 8-9 दिन से खाने पीने का थोड़ी मिला होगा कुछ भी, लेकिन उसकी ज़िंदगी चल रही थी, अभी भी जिंदा है, बोल नहीं रही कुछ भी। फिर उसको निकाल के हॉस्पिटल ले गए और उस आदमी का जो भी करेंगे देखा जाएगा। लेकिन आप ये देखो कितनी भयानक स्थिति है। ऐसी असुरक्षा हर आदमी के साथ है, इसीलिए लोग सोचते हैं सोशल सिक्योरिटी हो। अब जैसे देखें तो उसका तो बेटा भी था, पर ये नहीं पता ना लाइफ कब किसको क्या दिन दिखा दे। वो 9 साल पहले मर गया, वो पोती और उसकी जो बहू थी वो अलग हो गए। हो सकता है ये, अब हम क्या कहें कि वो अलग हो गए, क्या पता क्या कारण रहे हो। किसी की लाइफ के बारे में हम तब तक जज नहीं कर सकते जब तक हमने देखा ना हो, तो किसी को गलत कहना पॉसिबल नहीं है। पर ये देखो यहाँ सोशल सिक्योरिटी चाहिए। विदेशों में ना बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, हर हफ्ते यहाँ चेकिंग की जाती है। बुजुर्ग उनको लगता है हमारी जिम्मेदारी है, पर हमारे इंडिया में बुजुर्गों की कोई केयर नहीं है। पीछे भी एक केस तुम्हें याद है, एक औरत प्यासी मर गई थी,
बताया था मैंने, यहीं कबीरपुर नाम की जगह पे एक औरत के घर ना बिजली ना पानी, कितने दिन प्यासी, हाँ वो मैंने बताई थी वो कहानी। वो प्यासी मर गई, उसके बेटा बेटी जिंदा हैं, आसपास रहते थे और अच्छे खाओ पियो, मतलब बढ़िया घर से थी। वो औरत अकेली रहती थी, कोई पानी का साधन नहीं मिला और प्यास से मर गई अपने घर में। 5-7 दिन बाद जब उसका दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, तो वो मरी मिली। यहाँ चाहिए सामाजिक सुरक्षा, इसलिए जरूरी है सोसाइटी में रहना। चलो देखो आगे क्या कहते हैं ये। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, उनके मन से आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 को योजना शुरू की गई। लाडली पहले आई, फिर लाडली के पेरेंट्स की केयर के लिए कब आई ये वाली? 2006 में। वो कब आई थी? 15 अगस्त 2005 को। पहले लाडली, फिर लाडली के पिता और माता का ध्यान। नेक्स्ट टिक करना, इस योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रति माह भत्ता पिता और माता के 45वें जन्मदिन से 60वें जन्मदिन तक, 60वें जन्मदिन के बाद उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, यानी 45 से 60 तक तो बेटियों वाला ये लाडली सामाजिक, फिर 60 से वृद्धावस्था वाला। इसके बाद आ जाओ देवी रूपक, पढ़ना जरा। ये योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, भाई जो 1 बेटी और 2 बेटी वाली है ना, वो जनसंख्या के लिए भी है और लिंगानुपात के लिए भी, तो टिक कर लो। जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने और घटते स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करने के लिए 25 सितंबर 2002 को हरियाणा के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, तो ये गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए है। कौन सी योजना? देवी रूपक और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ये दोनों। अब आ जाओ स्वयं सिद्धा योजना। यहां पे ना देवी रूपक में एक पॉइंट ऐड कर लो, लिखो जिसके घर में केवल 1 संतान लड़की होगी, दूसरी बेटी भी ना, उसकी बात कर रहे हैं, जिसके घर में केवल 1 संतान बेटी होगी, उन्हें 1 संतान बेटी होगी, उन्हें 20 साल तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सिर्फ 1 बेटी है तो 20 साल तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, आ गया समझ में? ये किस चीज को फोकस कर रहा होगा? 1 संतान हो बस, तो यानी जनसंख्या पे कंट्रोल। अगर आपकी 2 बेटियां हैं, यानी आपने बेटियों के बाद और बेटे की चाहत नहीं रखी, तो इसका नाम लिंगानुपात में हेल्प कर रहे हैं, फिर आप लाडली में आ जाएंगे। 230 पेज पर आ जाओ। स्वयं सिद्धा योजना, तुम्हें SHG ग्रुप्स पता है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट खराब है या अच्छा है? क्लास 10th की NCERT में इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया तरह समझाया गया है, ये बहुत ही अच्छी तरह से SHG कैसे काम करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने प्रोफेसर यूनुस था, उनका नाम, अपने इसके हैं बांग्लादेश के, पड़ोसी बांग्लादेश के, 10th क्लास में दिया हुआ है ये, प्रोफेसर यूनुस। पूरा नाम मुझे नहीं ध्यान, यूनुस करके इनका नाम था। इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसमें इन्होंने कहा भाई सरकार तो आप लोगों को, एक एक आदमी को, जैसे कोई बैंक जाता है, भाई मुझे लोन चाहिए, तो लोन आसानी से मिलता है या बहुत काम करने पड़ते हैं? आम आदमी को लोन नहीं मिलता, पता है ये बात? लोन किसको मिलता है? जिसके पास कुछ गिरवी रखने का साधन हो, उसको बोलते हैं कोलेटरल, यानी कुछ ना कुछ आपके पास जमीन जायदाद, कोई आपका घर, कोई आपके पास कुछ भी इस तरह का हो, आसानी से लोन उसको मिलता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि इसकी क्या आती होगी? सैलरी, और सैलरी आनी। प्राइवेट वाले को भी आसानी से लोन नहीं मिलता, भाई छूट जाए कल को, वो कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं, मैं कहाँ से भरूं। इनको सबसे आसानी से नौकरी पे आने के बाद लोन मिल जाता है, क्योंकि इनकी सैलरी जिंदगी भर आनी है, 60 साल तक तो आनी ही आनी है, और वहां से सैलरी आने से पहले ही इनकी सैलरी में से कट के वो चला जाएगा, वो किश्त। तो बैंक सबसे ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करते हैं जिसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट वालों को भी देते हैं, पर प्राइवेट वालों से थोड़ा घबराते हैं। अब जैसे नीरव मोदी जैसे भी तो है ना, कितने अरबों खरबों रुपए खा के भाग गए, अब इनका क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे उसमें कोई किसी की मिली भगत थी, लेकिन नुकसान तो देश की संपत्ति का हुआ। बांग्लादेश में एक आदमी था प्रोफेसर यूनुस, इसने अपने देश के गरीबों को कहा कि तुम एक काम करो, तुम इकट्ठे होकर अपने ग्रुप बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, SHG, सेल्फ
हेल्प ग्रुप? ये वाला SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस आदमी ने ना बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और इसने कहा कि जब तुम लोग बड़ा ग्रुप बना लोगे ना और 2-4 साल तक तुम्हारी समाज में एक रेपो बन जाएगी, भाई तुम्हारी एक इज्जत बन जाएगी, तो तुम्हारे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बैंक विश्वास करेगा और वो तुम्हें बड़े लोन्स भी दे देगा। एक अकेले मजदूर को कभी कोई लोन नहीं देगा, लेकिन अगर एक साथ 100 मजदूर हैं जो पिछले 3 सालों से हर महीने हजार रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, अब तक नहीं टूटा, 3 साल से लगातार इकट्ठे कर रहे हैं, उस पैसे को वो अपने किसी एक ग्रुप के मेंबर की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कमेटी नहीं होती इस टाइप का मान लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छा लगा और प्रोफेसर यूनुस के कहने पे, अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद, शायद 8 करोड़ था या 8 लाख लिखा हुआ है, डिजिट पढ़ाया था मैंने पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद 8 करोड़ था, इतने करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग जुड़ गए इन ग्रुप्स में। 8 करोड़ लोग जुड़ने का मतलब है अगर एक आदमी 1000 रुपए की बचत करता है महीने में, तो तुम सोचो कितना बड़ा अमाउंट। क्या इसके ऊपर कोई बैंक विश्वास कर लेगा कि नहीं करेगा? आराम से करेगा। इसके मेंबर्स को लोन मिलना मुश्किल होगा या आसान होगा? बहुत आसान। इनमें से कोई भी, एक चीज और है, इस ग्रुप का मेंबर भागेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सामाजिक दबाव है। जहां से वो उठ के आया है ना, उसी की गली के आगे पीछे वाले रिश्तेदार वो उसके ऊपर प्रेशर रखेंगे, यार तू अपने लोन ना देके तू वापस नहीं कर रहा, हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा है, इस ग्रुप की इज्जत इसमें, ये इकट्ठे होकर उस लोन को वापस भरवाएंगे। यानी बैंक फ्री होता है जब लोन किसको देता है? इसके ग्रुप मेंबर्स अपना ये मानते हैं हमारी ड्यूटी है, हमें से किसी को गलत नहीं करना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि इस आदमी को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए चुना गया था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो प्रोफेसर यूनुस नाम है इनका। क्लास 10th में इनका पूरा डिटेल से समझाया गया। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए, बांग्लादेश से हैं, जिनको नोबेल के लिए नामित किया गया, और ये ग्रुप लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद 2006 की घटना है, एग्जैक्टली तो मैं देख के बता पाऊंगी, जितना मुझे याद आ रहा है 6 के आसपास की घटना है जब इन्होंने काम बड़े लेवल पे किया। और आज सुबह उठते अगर लोग 1-1 रुपया भी डालेंगे ना उस ग्रुप में, सिर्फ 1 रुपया, मान लो रोज का 1 रुपया, 8 करोड़ लोग अगर सुबह उठते 1-1 रुपया भी डालें तो कितने करोड़ हो गए? 8 करोड़ पर डे इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें से 50 लोगों के डेयरी खुलवा दी, 50 लोगों को महिलाओं को मशीनें दिलवा दी कपड़े सिलने की, 50 और के ठेले दिलवा दिए, यानी कमाई का साधन बनवा दिया। ये अमीर लोग नहीं है, ये गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो रोज़ के 10 रुपये जमा कर सकते हैं, या 5 रुपये, या 100 रुपये, या मान लीजिए महीने के 1000 रुपये। इस तरह के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको बड़े लोन भी मिल रहे हैं। वो अपने पैसे 10-10 इकट्ठे करके रेहड़ी कभी नहीं खरीद सकता, लेकिन फलों को बेचने के लिए, रेहड़ी लेने के लिए उसको इकट्ठे अगर 50,000 चाहिए तो 50,000 यहाँ से मिल जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोगों को, छोटे तबके के लोगों को ऊपर लाने में बहुत मदद की है। और इस तरह के ग्रुप्स ना बैंक पसंद करते हैं, क्योंकि बैंक इन पे आंख बंद करके, विश्वास करके पैसा उधार दे देंगे। एक एक आदमी के पीछे कहाँ भागेगा बैंक? अब किसी ने पैसा उधार लिया गरीब ने और भाग गया, अब बैंक कहाँ जाके पकड़े? मान लो बंगाल की किसी कॉलोनी में जाके रहने लगा, किसी गांव की बस्ती में, तो कहाँ जाके पकड़े? इनके ऊपर विश्वास होता है, ये कई साल काम करके अपना नाम बनाते हैं, फिर उस नाम के दम पे ये लोन उठाते हैं, और फिर लोन को अपना एक सामाजिक दायित्व मानते हैं कि वापस करना ही करना है। तो इस तरह से पूरे देश की प्रोग्रेस होती है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ना देश में ज़रूरी हैं, जिनमें से एक है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी है, ये कोई आम आदमी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसमें लागत ही करोड़ों रुपए की है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को क्या उठाने पड़ते हैं, और लोन उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि संपत्ति इस तरह की नहीं है, कोलेट्रल नहीं होता। उस कंडीशन में छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन पे विश्वास कर लेते हैं बैंक। चलो पढ़ेंगे आगे। तो स्वयं सिद्धा हमारे हरियाणा में सेल्फ हेल्प ग्रुप है औरतों के लिए। वो एग्जाम्पल दिया वर्ल्ड के बड़े ग्रुप का, पढ़ के देखो। इस योजना की शुरुआत 2002 में, यानी 20 साल पहले, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, अंडरलाइन कर लो, नारी सशक्तिकरण। इसकी शुरुआत ज़्यादातर औरतें ही करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, क्योंकि आदमी तो अपना कमाने खाने, औरतें मान लो 10-10 रुपए भी जोड़ती हैं, सोचती हैं इकट्ठे होके और पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। किसी बहुत गरीब गांव में मान लो औरतों का एक दल था जिसमें 50 औरतें हैं, और ये रोज़ एक औरत कहती है मैं 50 रुपये जमा कर सकती हूँ रोज़ के। तो आप सोचो 50-50 रुपये रोज़ के जमा होंगे 50 औरतों के, तो कितने रुपए रोज़ के हो गए?
10 दिन तक जितने रुपए इकट्ठे हुए उनमें से 5 औरतों को सिलाई मशीन दिला दी। सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके वो रोजी रोटी चलाने लग गई। पैसे सब देते रहे। फिर अगले महीने फिर इकट्ठे करके और कुछ महिलाओं ने कहा भाई हम तो भैंस या गाय खरीद लेते हैं। उन्होंने अपना डेयरी का काम स्टार्ट कर दिया। मान लो 2 गाय 2 भैंस ही ले ली, इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। कुछ ने फलों की रेहड़ी। तो सबको इकट्ठा पैसा मिलना आसान हो गया क्योंकि एक ग्रुप के मेंबर हैं। 50 रुपए रोज जोड़ के पूरी जिंदगी जोड़ के भी वो काम नहीं खड़ा कर सकता अपना, जितना हेल्प ग्रुप्स के मदद से कर लेगा। इसीलिए काम आते हैं ये। पढ़ो आगे। तो सहायता समूह के रूप में वर्तमान में ये योजना केंद्र और राज्य सरकार के, यहाँ लिख लो सेल्फ हेल्प ग्रुप। बांग्लादेश में प्रोफेसर यूसुफ है, यूनुस है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद इसका, मैं देख के बता पाऊँ क्योंकि काफ़ी दिन पहले पढ़ाया था और वो नाम रोज़ में यूज़ नहीं होते इसलिए दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। अगला देखो, किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार। बहुत बुरी हालत है इंडिया में। लड़कियों में लगभग में एक बहुत बड़ी दिक्कत है अनीमिया। किसकी कमी से होता है? हाँ, आयरन। और लड़कियों को मेन दिक्कत है कि गरीब लड़कियों को तो भोजन भी पेट भर नहीं मिलता। तो सरकार कह रही है कि हम इनको महीने के गेहूं देंगे ताकि इनका पेट भरे। पढ़ो। ये अंबाला और यमुनानगर में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 11 से 19 वर्ष की लड़कियों को जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस लिख लो यहाँ। पीडीएस पता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्लास 10th में है ये भी। पीडीएस सिस्टम, इसमें क्या होता है, लोगों को कौन सी दुकानों पे जाना पड़ता है? राशन की दुकान जो सरकार के देखरेख में चलती हैं और जिनमें गेहूं और बाकी चीज़ें, चावल और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कंपैरेटिवली कैसे रेट में मिलती हैं? सस्ती। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्लास 10th में इसके ऊपर बहुत बढ़िया समझा रखा है चैप्टर। चलो पढ़ें आगे। तो 11 से 19 वर्ष की लड़कियों को 3 महीने तक 6 किलोग्राम गेहूं, तो कितना हो गया? 18 किलो गेहूं, जिससे उम्मीद है उनको जो डेवलपमेंट है अच्छा होगा। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना में टिक कर लो। इसमें स्कूलों में ना जांच करते हैं बच्चों की। पहले नहीं होता था स्कूल में, मेडिकल वो लेके आती थी वैन सी, बच्चों को इंजेक्शन लगाते थे, आयरन के पाउच देते थे, कैल्शियम के, वो है ये। 6 से 18 वर्ष टिक कर लो। स्कूल के बच्चे हैं 1ली से 12वीं तक के। बच्चों की स्वास्थ्य जांच विद्यालय में ही की जाएगी। बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। अपनी बेटी अपना धन, क्या था पता है ये? 1998 में भजन लाल जी आपके सीएम थे, 1998 में। उनके टाइम में ये प्रोजेक्ट चला और उन्होंने क्या कहा सुनो। जिसके घर में बेटी पैदा हो 1998 में 2,500 रुपये जमा करा दो इस योजना के तहत। नाम क्या है इसका? अपनी बेटी अपना धन। आपने अपना धन जमा कराया कितने रुपए का? 2500 का। जब ये लड़की 18 साल की हो जाएगी, 18 ईयर्स की, तो इसको हम उस टाइम पर 25,000 रुपये दे देंगे। अब कोई भी गरीब आदमी के लिए 25,000 बहुत हो जाते हैं और 98 में तो 25,000 बहुत बड़ी बात थी। तब तो टोटल सैलरी 1,500 2,000 बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी, यानी एक सैलरी दो और फिर 25,000 मिल जाएंगे। अब उन लोगों ने इन पे विश्वास करके जमा करा दिए। आज पता है क्या हालत है? 25,000 मांगने जाते हैं ना, जब जिनकी बेटियां 18 की हो गई बीच में, 5,000 पकड़ा दिए और बोले बस इतना ही पैसा है विभाग में। सोचो, जिस आदमी ने 2,500 रुपये, उस टाइम जब बड़ी रकम थी 2,500, इकट्ठे जमा कराए और अब कितने रुपए मिले उसको? आज 5,000 की क्या वैल्यू है? उस टाइम 2,500 की वैल्यू थी। आज 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है। तब 2,500 रुपये तोला सोना था। 10 ग्राम सोना 2,500-3 हज़ार का था 98 में। आज 5,000 में तुम क्या ले आओगे? घर का राशन भी ढंग का नहीं आता 5,000 में। 7-8 हज़ार में घर का राशन आता है। अब देखो इतने रुपए, और क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता विभाग के पास इतने पैसे हैं। और तो और भजन लाल के जो घर में कुक था ना उस टाइम, उसकी आप बीती मैंने पढ़ी, तो उसने कहा भाई मैंने भी जमा कराए भाग के कि पहले 2,500 के कितने मिल जाएंगे? 25,000। अब 5,000 दे दिए, 25,000 किसी को नहीं दिए। तो जो ये सरकार प्रोजेक्ट चलाती है ना, ये भी नहीं पता 18 साल बाद ये रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ना मिले, जैसे अब बंद कर दिए लगभग। ये टिक कर लो, अपनी बेटी अपना धन। यहां लिख लो भजन लाल 1998। ठीक है, पढ़ के देखो। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा, तो गांव-गांव में आंगनबाड़ी थी, गांव के लोगों को और जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता था। कितने कितने रुपए जमा कराए? 2,500। और बोले जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, कल को शादी ब्याह करोगे तो कितने मिलेंगे? 25,000। अब 5,000 पकड़ा दिए। पढ़ो,
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500 रुपये, लड़की की माँ को जब बेटी पैदा हुई, और नकद, और 1500 का इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम देती है, और 18 साल बाद 25,000 रुपये और 22 साल बाद 35,000 की राशि लड़की को प्राप्त हुई। अब कुछ नहीं मिल रहा, अपने आप खोल के पढ़ लेना, 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं। लगभग लोगों ने वो छोड़ दिया प्लान। अब आ जाओ पेंशन से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पहली है विधुर। विधुर मतलब जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई हो। विधवा का उल्टा मेल फीमेल में विधुर था ना। हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन की भांति, अब आपके मुखिया ही विधुर, विधुर तो खैर नहीं है वो तो, पर अगर विधुर जो हैं उनका दुख उन्होंने ज़्यादा समझा और कहा नहीं भाई इनको भी पैसे मिलने चाहिए। विधुर पेंशन योजना की घोषणा की 17-18 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा। इस योजना के अंतर्गत उन विधुरों को पेंशन मिलेगी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। किसी की पत्नी अगर मर गई है तो उसको पैसे मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत विधुरों को 1600, अब तो मेरे ख्याल बढ़ गई होगी, ये भी 2200 मिलती होगी मासिक पेंशन। हरियाणा देश में विधुर पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ऐसी चीज किसी के दिमाग में नहीं आई, आपके हरियाणा के दिमाग में आई, क्योंकि ना विधुर को भी पेंशन मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, जिसमें बुजुर्गों को कितनी साल के बाद 60, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरुआत की। तो पूछेंगे इसका पैसा कौन देता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सोशल जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है ना, वो पैसा देता है। ये वाला अंडरलाइन रखना, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धों को शामिल किया गया, यानी बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को ये मिलती है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धों को, विधवाओं को और बेसहारा लोगों को प्रत्येक महीने की 7 तारीख को नियमित रूप से पेंशन दी जाती है। होता नहीं है ऐसा 7 तारीख का, आधी बार तो 2-2 महीने भी नहीं आती, पर ऐसा कहा गया है। अगला पढ़ लो, सेकेंड लाइन में 2000 लिखा है। मेरे ख्याल कितनी, तुम 2500 बता रहे थे ना, ये वृद्धावस्था ये बढ़ती रहती है। इसके बाद विधवा पेंशन योजना पे आ जाओ। कौन सी उम्र की औरतें आएंगी इसमें? 18 से ऊपर। किशोरी किसमें आई थी? सबला में, सबला में। ये टिक करना, विधवा और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को, अब ये बढ़ गई है, राशि छोड़ देना। विकलांग पेंशन पे आ जाओ। विकलांग को कितने % विकलांग पेंशन के अधिकारी होते हैं? आधे से ज्यादा अगर विकलांग हो शरीर, कहते हैं 60 से 70%। और ये आपके कहने से नहीं होता, इसका सर्टिफिकेट बनता है। मेडिकल जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, डॉक्टर्स जिनकी डिग्री होती है बढ़िया, ये टेस्ट करते हैं, परीक्षण करने के बाद ये इसको बनाते हैं सर्टिफिकेट को। फिर आप ये सर्टिफिकेट प्रूफ के रूप में सामने दिखाते हैं, तब ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। वरना पता चला किसी ने अपनी हल्की सी उंगली काट ली, मैं तो जी बन गया जी ये अपना विकलांग और मुझे नौकरी दो, ऐसा नहीं होगा। 60-70% का मतलब सोचो, आधे से ज़्यादा शरीर खराब है तब जाके ये कार्ड बनता है। पढ़ के देखो विकलांग वाला, विधवा हुआ विकलांग। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसने शुरू की, ये पैसे देगा। इसका उद्देश्य पढ़ लो, राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना। अगला टिक करना, इस पेंशन का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से कितने % विकलांग है? 60 से 70। और ये अपनी मर्जी नहीं होती है, मेडिकल ऑफिसर्स बनाते हैं सर्टिफिकेट। लिख लो यहाँ एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर। थारी पेंशन थारे पास, आपके सीएम ने कहा था बुजुर्गों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए, बीच में कोई उनका पैसा ना खाए या उनको ये ना कहे कि भाई तेरी पेंशन दादा निकलवानी है तो 100 रुपये मैं भी लूंगा, ऐसे परेशान ना करे। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में किया गया। ये योजनाएं तब आई थी जब सरकार पहली बार नहीं बनी थी 14 में, उसके बाद की है ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक अकाउंट में, तो मध्यस्थता की भूमिका समाप्त। अगला लिखा है स्वतंत्रता सेनानी, अब जिंदा होंगे या लगभग चल बसे होंगे? भाई स्वतंत्रता सेनानी कौन रहे होंगे? जो कम से कम 1935 से पहले जन्मे हो।
क्योंकि 47 में जन्म लेते तो कोई सेनानी नहीं बन सकता ना, 2-4 साल का बच्चा भी सेनानी नहीं होता। सेनानी बनने के लिए उम्र कम से कम 10 साल प्लस तो होनी चाहिए। 12, 13, 15 में चलो सेनानी बन गया, तो 1935 का जन्मा व्यक्ति 2022 तक बैठा होगा या चल बसा होगा? 99% तो वो चल बसे होंगे। अब सरकार उनकी पेंशन बढ़ा दे और सरकार कह दे हम इनको बहुत सम्मान देना चाहते हैं, इनको 1 लाख प्रति मास मिलेगा, तो निकलेगा कौन? कोई भी नहीं। इसलिए इनकी पेंशन भी मोटी रखी गई है। पढ़ के देखो, हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20,000। अब कहाँ बैठे हैं वो लोग, अब जिसमें 750 इनका चिकित्सा भत्ता भी है, तो ये तो देना ही नहीं पड़ता। ये तो मान लो बस कोई अगर गलती में एक आधा कोई लेता हो, वरना मुझे लगता नहीं कोई इतना पुराना बैठा होगा। बीमा सुरक्षा से संबंधित पे आ जाओ नीचे, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। राजीव गांधी नाम है, मतलब किसने चलाई होगी? हाँ, कांग्रेस ने। फटाफट टिक करना। सामाजिक सुरक्षा के लिए है ये। 1 अप्रैल 2006 को प्रारंभ हुई। 18 से 60 साल के सभी व्यक्तियों की अगर अप्राकृतिक मौत हो जाती है, स्थायी रूप से विकलांगता आ जाती है, तो 1 लाख की वित्तीय सहायता। ये सब लोगों के लिए है, हर इंसान के लिए। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति के शरीर के 2 अंग किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो 50,000 रुपए, और अगर 1 अंग क्षतिग्रस्त होता है तो 25,000 की। अब सेम बात पढ़ोगे देवी रक्षक में, अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी वाली नहीं है। इसमें टिक करना। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को, इसका दिन भी इंपॉर्टेंट है, गांधी वाले दिन। इसे देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना, वैसे देवीलाल का नाम फेमस नहीं करवा रखा, नाम क्या लेते हैं? देवी। तो देवी से लोग सोचते हैं ये कोई वैसी देवी है, ये देवीलाल के नाम पर है। इस योजना के अंतर्गत अंडरलाइन करना, परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख, शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000 और 1 अंग की क्षति होने की स्थिति में 25,000 क्षतिपूर्ति। जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें और इसमें पता है क्या अंतर है? सेकंड पॉइंट को पढ़ के देखो, 18 से 60 के सभी व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं। अप्राकृतिक मौत, किसी की अननेचुरल डेथ हो ना, जिसको कि डॉक्टर कहे ये तो नेचुरल नहीं है तरीका मरने का, उनके लिए थी। और ये किसके लिए थी? जिनके घर में कमाऊ आदमी है। देखो क्या लिखा है, आजीविका चलाने वाले, वो थी अप्राकृतिक मौत। दोनों अलग हैं, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? दोनों की राशि सेम है। उसमें भी 1 लाख अगर मर गया, 50,000 अगर शरीर के 2 अंग खराब हुए, 1 खराब हुआ 25। लेकिन सबके लिए है कि अप्राकृतिक मौत किसी की हो गई तो कौन सी जाएगी? राजीव वाली। और कमाऊ आदमी की मौत हो गई तो देवी रक्षक योजना। अगले पेज पर आ जाओ, सुरक्षित भविष्य योजना। सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जैसे भविष्य सुरक्षित रहे, कोई दिक्कत हो तो कोई कमाने वाला आदमी चला भी जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाए, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? हाँ, इसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं ना, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस क्या हेल्प करता है कि आप जब तक जिंदा हैं आपको थोड़े थोड़े पैसे देने हैं, और भगवान ना करे किसी को कुछ हो गया तो उसके परिवार को, अगर इसने 50 लाख का इंश्योरेंस कराया और इसने भी सिर्फ 25-30 हजार जमा कराए थे हर महीने के, 5 महीने बाद ये आदमी चल बसा, कितने लाख जमा कराने थे? 50 लाख। जितने का इंश्योरेंस होता है ना उतने रुपए जमा कराने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में देंगे वो लोग। आपने टारगेट बनाया मैं 50 लाख जमा करा दूंगा इस कंपनी को, ऐसे ऐसे किश्तों में। अगर मुझे इस बीच में कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को जितने मैंने जमा कराए, मान लो मैंने बस 50,000 जमा कराए थे और जबकि मैंने ये कितने का ले रखा है? 50 लाख का। अगर इस आदमी को कुछ हो गया ना 50,000 के बाद, तो इसके पूरे परिवार को 50 लाख पूरे रुपए मिलेंगे। जमा सिर्फ 50,000 हुए हैं, मिल कितने गए? फिर LIC जो कर रहे हैं, जो फर्म कर रही है, उनको फायदा क्या है? 50 के बदले 50 लाख कैसे दे रहे हैं वो? क्योंकि ऐसे जमा कराने वाले लाखों लोग हैं और मरने वाले 1 से 10 के बीच में। तो सोचो कितने करोड़ों रुपए यहाँ पे आ गए, उनमें से क्या हुआ? 50 लाख पकड़ा दिए। अब इस LIC पे विश्वास तो पूरे देश का हो गया ना कि यार अगर एक बार जमा करा, देखो कितना बढ़िया है, उसकी वाइफ को दिक्कत नहीं आई, उसके बच्चे पढ़ लिख गए, बेटी की शादी कर दी, घर बना लिया, तो लोगों के मन में एक सिक्योरिटी पैदा कर ली। LIC है, किसी भी प्राइवेट फर्म में, मैं किसी का नाम यहाँ अलग से नहीं लूंगी। इसीलिए लोग क्या करवाते हैं अपनी लाइफ में, जब कमाने लगते हैं ना तो
तो ये सबके लिए ज़रूरी है, अपनी लाइफ को इंश्योर करा दो। जब तक आप जिंदा हैं, मान लीजिए आपकी पूरी लाइफ चली गई, आपने बुढ़ापे तक कितने रुपए जमा करा दिए, 50 लाख, तो इसके साथ जो टैक्स, ये टैक्स कह रही हूँ, इंटरेस्ट जो होगा ना, ये आपको मिल जाएगा। अब कोई कहे कि मरा ही नहीं आदमी तो वो सारे पैसे इंटरेस्ट समेत वापस भी आ जाएंगे। 50 लाख के हो सकता है उसको 65 लाख मिल जाएं, 65 लाख रुपए। जब मेरी नई नई जॉब लगी ना, तो जैसे जॉब लगते ही सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि आपका बड़ा अमाउंट टैक्स में जाएगा, चाहे आप कितनी भी छोटी जॉब करें। तो हम सबको ये सजेस्ट किया था हमारे स्कूल में प्रिंसिपल ने कि अपना अपना तुम लोग कुछ भी ऐसा प्लान ले लो। तो हम लोगों ने PLI लिया था। मैंने PLI का मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। उस टाइम पे मेरी बेटी जो थी वो साल भर की थी, मुश्किल से साल भर की। तो PLI लेने के बाद क्या हुआ कि जो आपकी सैलरी है ना, इसमें से 2 जगह, जैसे 2 PLI ले ली, अमाउंट कटने लग गया। एक मैंने लिया ये सोच के कि जब वो 10 साल की होगी तब मेरे पास पैसे होने चाहिए, क्या पता मेरा मन करे मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, और एक जब वो 18 की होगी उसकी एजुकेशन के लिए। तो 2 PLI ले ली। उस PLI में मैंने जितना अमाउंट जमा कराया, मान लो मैंने 5 लाख रुपए जमा कराए, 5 लाख, ये 10 साल बाद मुझे 8 लाख रुपए मिल गए। तो देखो 10 साल में 3 लाख का इजाफा ही तो हुआ। और अगर उस बीच में जो जमा करा रहा है वो एक्सपायर हो जाए, तो उस बच्चे को जो उसका नॉमिनी है ना, अगर मान लो ये 4 ही किस्त दी हो, 5 लाख की जगह 4 ही किस्त दी हो 20,000 की, 5-5 हज़ार के हिसाब से, तो भी ये रुपए उस नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो इसलिए लोग सेफ रहते हैं, फ्री रहते हैं। जब ये पूरे होते जाएंगे तो पूरे रुपए प्लस इंटरेस्ट दे दिया सरकार ने, और अगर बीच में कुछ हो जाता तो नॉमिनी जिसको आपने उसमें लिखा है नाम, उसको वो रुपए जितने की आपने कराई है वो सारे बढ़ के मिल जाते। इसलिए लोगों को लगता है कि ठीक है यार, जब तक जिंदा है तब तक तो वैसे ही कमा रहे हैं, और कुछ हो गया तो कम से कम परिवार को पीछे से इतनी सहायता। बुरे समय में ना लाख रुपए भी बहुत बड़े हो जाते हैं, समय का नहीं पता। 10,000 की रकम भी बहुत बड़ी दिखती है। जिंदगी ऐसी चीज है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए लोग भागते हैं इस तरह की चीजों के पीछे। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या किया, सरकार ने क्या कहा, महीने के 100 रुपए जमा कराओ। 100 तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर आप में से किसी को कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को हम इसके बदले कितने रुपए देंगे, 50,000। तो 100 रुपए क्या बड़ी बात है, कोई आते आते एक्सीडेंट में मर जाए, पीछे परिवार को 50,000 रुपए मिल गए। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये सुरक्षित भविष्य योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आंगनवाड़ी, ये स्पेशल आंगनवाड़ी के लिए था, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा 100 रुपए LIC में जमा किए गए। असमय मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को 50,000 प्रदान किए जाते हैं। अगला है रोजगार से संबंधित, ये कल तुम्हें बताई भी थी, फटाफट से टिक करना। सक्षम, बताओ कितने साल चलेगी, 3 साल। 10वीं कह रहे थे, अब हटा दी गई है, 12वीं, ग्रेजुएशन और पीजी रेगुलर की गई होगी तो मिलेंगे वो 6 और 3 वाले। पढ़ो, सक्षम योजना, हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, टिक कर लो, शिक्षित युवाओं को। लेकिन ये तरीका नहीं होता, 3 साल बाद वो क्या करेगा, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोच रखा। और मानदेय के लिए सक्षम योजना 1 नवंबर 2016 को, तो ये हमने कल भी पढ़ा था, 16 में स्टार्ट हुई थी। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में, बोर्ड में, निगम में, पंजीकृत समितियों में प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम मिलेगा उसको। और स्नातकोत्तर अगर वो पास है, MA कर रखा है, MSc MTech कुछ कर रखा है, तो इनको 6,000 तक का मानदेय, ये सबसे ज्यादा है। और 3,000 अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता, कुल कितने रुपए, 9,000। कितने साल तक चल सकते हैं ये, 3 साल तक। कब स्टार्ट किया गया, 2016 में। बेरोजगारी भत्ता पे आ जाओ, राज्य के शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए है 2005 से। इस योजना में 12वीं या उसके बराबर उत्तीर्ण किए हैं किसी ने, 300 प्रतिमाह। बताओ 300 रुपये में क्या होना है। और स्नातक या डिप्लोमा कर रखा है तो 500 प्रतिमाह। अनुसूचित जाति पे आ जाओ, पहला शिक्षा संबंधी सुविधाएं। अब पता है ये तुम लोगों को, हर एक बच्चे का बैंक अकाउंट बन गया, पता है ये बात कि नहीं पता। क्यों खोला गया अकाउंट, ये ताकि बच्चे गड़बड़ ना करें। जैसे जब तक मैं जॉब में थी ना, ऐसे इतने केस थे, स्कूल में फ्री आती, वर्दी के पैसे और बैग के पैसे, किताबों के, पता नहीं क्या क्या फ्री आता, स्टेशनरी के। तो बड़े चालाकी से ना पेरेंट्स, एक एरिया में, मान लो ये गांव है, इसमें रहते हैं, इसके आसपास 5-6 किलोमीटर में 3-4 स्कूल हैं, चारों में नाम लिखवा आए, भाई इसका नाम अमित है, यहाँ भी एक अमित सेम लड़का पढ़ रहा है, यहाँ भी। जाना होता ही नहीं, मैंने बताया स्कूलों में जाना नहीं होता, नाम चलते रहेंगे, नाम कोई काट नहीं सकता। अब ये अमित 4 जगह पढ़ रहा है, और ऊपर से पैसा आया, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है, ऊपर से पैसा आया कि हर SC बच्चे को महीने में अगर वो आता है 300 रुपए दिए जाएं। तो वो नहीं आता, अब ये दिखा नहीं सकता स्कूल। पता कहाँ फंसते हैं,
टीचर्स ये दिखा नहीं सकते कि ये नहीं आते, क्योंकि इसके लिए भी बड़े प्रावधान है। जैसे एक बार मैंने कुछ बच्चों के मुझे लगा भाई नहीं आते तो इनके नाम काट दें, जब ये हैं ही नहीं, तो उसमें फिर मुझे पता चला कि इसके लिए तो बड़े काम करने पड़ेंगे। प्रयास रजिस्टर होता है एक स्कूलों में, उसमें प्रयास दिखाओ तुमने एज अ टीचर क्या प्रयास किया इसको लाने के लिए, तो उसमें आपको उसके घर जाना पड़ेगा, पहले पता करके जाओ कहाँ रहता है, फिर हम लिखोगे यहाँ ताला लगा मिला, फिर कहेंगे 2 महीना फिर प्रयास करो, फिर जाओ उसके घर में, फिर ताला लगा मिला, फिर प्रयास करते रहो जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो जाए कि वो कहीं चला गया या वो कभी आएगा ही नहीं, या उसके माँ आप लिख के दे दे। माँ आप क्यों लिखेंगे, अगले कहाँ नाम लिखा रहे हैं, 4 जगह, इनको 300 यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अगले इसी कारण नहीं पहुँचाते स्कूल में। अब इसका नुकसान क्या है, टीचर को ये दिखाना पड़ता है कि बच्चे आते हैं। डेली का खाना आता है स्कूलों में, पता है ना, ये मिड डे मील, इस मिड डे मील में जितना चाहिए खाना बच्चों की संख्या के अनुसार बांटा हुआ है भाई, इतने पता नहीं कितना ग्राम, इतना बड़े बच्चे को, छोटा इस तरह का होता है कुछ, वो नाप के उतारते हैं, पर सबको पता है ये सब झूठ लिखा जाता है। प्रेजेंस ऐसे दिखाई जाती है, अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं ना, रियल में आपकी क्लास में 18 बच्चे 20 बच्चे आएंगे बस, इससे ज़्यादा बच्चे कभी आते नहीं है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ये नाम कई जगह चल रहे होते हैं। दिखाना क्या पड़ता है जी, 60 में से जी मेरी में 52 आए हुए हैं, अब इतने लोगों का खाना जो पर हेड खाना है वो कहाँ गया, ये सबको पता है, गोलमाल है। इस गोलमाल से बचने के लिए इनके नाम का अब सरकार ने क्या खुलवा दिया, अकाउंट में पकड़े जाएंगे ऑनलाइन। अब अमित है तो अगर एक जगह अमित है, दूसरी जगह सेम अमित होगा, तुरंत उस पर आएगा कि ये तो अकाउंट तो पहले से बना हुआ है। इस तरह से अब ये सब जो गोलमाल चल रहा था ना, इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं हो सकता है और 4 पड़ोस के स्कूलों में भी लिखवा रहा होता, 2-2 हज़ार वहाँ से भी ले आता, ऐसा होता है ना। इसीलिए ये अच्छा किया सरकार ने, स्कूलों को किससे जोड़ दिया, बैंकों से। अब इनको पैसे मिलेंगे, देखो कितने कितने रोज आने के। अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा, टिक कर लो, 100 से 300 प्रतिमाह ये एससी बच्चों को मिलेंगे, रोज आने के रुपए मिलेंगे, 100 रुपए से 300 रुपए, और प्रतिवर्ष 1450 एक साथ मिलेंगे। जिन बच्चों की अटेंडेंस 75% से ज्यादा है सिर्फ उनको रुपए मिलेंगे। इसका क्या फायदा होगा इस रूल का, एससी भेजेगा, जब जाएगा तो कुछ सीख भी लेगा, घर पड़ा पड़ा क्या सीखेगा, ये टिक कर लो आगे। अनुसूचित जाति की लड़कियों को, अच्छा लड़कियों को भेजना और मुश्किल मानते हैं माँ आप एससी में, तो इनकी राशि बढ़ा दी कि बेटी को भेजें और थोड़े पैसे बढ़ा दो। इन लड़कियों को बुलाने के लिए 150 से 400, लड़कों को कितने थे 100 से 300, लड़कियों के 150 से 400 रुपए प्रति माह देंगे इसको, और एक मुश्त देंगे 1450 रुपए जो ऊपर सेम थे। यानी लड़कों को बुलाना है स्कूल तक तो उनको 100 से 300 का लालच देना पड़ेगा, और लड़कियों को क्योंकि भेजते नहीं है 150 से 400 का। सेकेंड हाफ में देखो, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा योजना, सेकेंड पॉइंट टिक करना। अगर कोई एससी पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो बहुत अच्छे प्लान हैं, टिक करो। 10+2 के बाद साइंस लेनी है, कॉमर्स पढ़नी है या व्यवसायिक कोर्स करना है कोई महंगा, तो इस योजना के अंतर्गत 5,000 से 14,000 तक कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। यानी एससी बच्चे अगर साइंस कॉमर्स पढ़ना चाहें, 8 सालों को कोई छात्रवृत्ति की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है तो रुपए मिलेंगे। इतना पढ़ते नहीं ना बच्चे। नेक्स्ट देखो, इस योजना का उद्देश्य एससी की लड़कियों के माता पिता को प्रेरित करना और 10+2 परीक्षा पास करने के बाद लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना है। तो पैसे इतने ज़्यादा दो कि पेरेंट्स को लगे कि हाँ पढ़ ले ये। इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके पेरेंट्स की आय कितने से कम हो, 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम है तो मिलेगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन कर लो, गरीबी रेखा से नीचे वाली औरतों को, विधवाओं को अपनी बेटी की शादी में अब ये रकम बढ़ा दी, शायद 51 कर रखी है, पढ़ लो। इसकी शुरुआत 2005 को की गई, पहले नाम था कन्यादान योजना, अब इसका नाम कर दिया है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। लिख लो, इंदिरा गांधी का नाम हटा के अब कर दिया मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पढ़ो। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और सभी वर्गों की विधवाओं को, यहाँ लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो शायद 41 या 51 था, पैसे बढ़ा दिए थे। समाज के अन्य वर्ग के लोगों को लड़की के विवाह में ये शायद 21 या 31 कर दिए थे अनुदान। यानी अगर बीपीएल परिवार है सवर्ण तो कम मिलेंगे, एससी है
और विधवा है और बेटी की शादी करनी है तो ज़्यादा मिलेंगे। मकान अनुदान, पता है ना, ये एससी जो लोग थे इनको मरम्मत के और निर्माण के लिए 50-50 हज़ार तब दिए गए थे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के एससी लोगों को निर्माण के लिए 50,000, मरम्मत के लिए 10,000। कई साल पुरानी बात है ये। अंतर जातीय विवाह टिक कर लो, अनुसूचित जाति के या तो लड़का हो या लड़की, गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़का, इससे विवाह करने पर राज्य सरकार, लिख लो यहाँ 2.5 लाख, अब ये करंट में 2.5 लाख है, वर्तमान में राशि अब तो ये 2.5 लाख है, यहाँ लिख लो विवाह के 3 वर्ष बाद मिलेगी, ये करते ही विवाह नहीं मिल सकती। ठीक है, चलो बस लास्ट टेबल रह गया, ये कल करा दूंगी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।